एक ऐसा शहर जहां आस्था, संस्कृति और हमारा गौरव आज भी जीवंत है, जो हजारों सालों से व्यापारियों के लिए भारतवर्ष और श्रद्धालुओं के लिए परमात्मा का द्वार रहा है, और जहां आध्यात्म और विज्ञान साथ में हमारा इतिहास उजागर कर रहे हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पे बसा द्वारका भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है, और मेरी 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज का 7वां और आखिरी अध्याय यहाँ से है। बहुत समय के बाद मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में आया हूँ और मेरी इस जर्नी की शुरुआत द्वारका के लिए यहीं से होने वाली है। मैंने आज शाम की यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन ली है, जो 6:10 पे निकलती है और करीब रात को 12 बजे पहुँचती है। ये जर्नी काफ़ी लास्ट मिनट है और मैंने टिकट कल रात को ही बुक की है अपनी इस पूरी ट्रिप के लिए। बट आई स्टिल होप कि मैं द्वारका से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए कैप्चर कर पाऊँ, और उसी होप के साथ इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। राइट, सो फाइनली लंबी सी ट्रेन जर्नी के बाद, इतनी लंबी नहीं थी एक्चुअली, हम पहुंच गए द्वारका में। अभी बज रहे हैं रात के कुछ 12:45। आज रात तो मैं आराम से सो जाऊंगा, पर कल से हम साथ में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं द्वारका की। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। इस जगह का नाम है चित्रकूट बंगलोज, और यहाँ एक बड़ा सा बंगलो जिसमें अलग अलग रूम्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है गेस्ट्स के लिए। एंड दिस इज व्हाट द बेसिक बाथरूम लुक्स लाइक। बस एक ही दिक्कत मुझे लगती है यहाँ पे जो है वो है कॉकरोचेस जो बाथरूम में है। द्वारका की ये जर्नी खास इसलिए भी रही क्योंकि यहाँ मेरे कई नए दोस्त बने, जिनमें सबसे खास है भृगु जी, वृंदा और सौरभ। जल्द ही इन सभी से मैं आपकी मुलाकात भी कराता हूँ। चलिए हम आज की कहानी की शुरुआत भी हमेशा की तरह इतिहास से करते हैं। ये इतिहास बहुत पुराना है और बेहद पेचीदा और लेयर्ड भी है, तो धीरे धीरे हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड होपफुली मेरे साथ साथ आप भी कुछ नया सीखेंगे द्वारका के बारे में। वीडियो के इस सेक्शन में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखेंगे, कुछ लिटरेरी एविडेंसेस को देखेंगे, और उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी हमारे साइंटिस्ट्स ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है द्वारका शहर के बारे में। द्वारका का पहला उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, जहाँ पे श्री कृष्ण को द्वारकाधीश मतलब द्वारका के महाराज की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ द्वारका का उल्लेख कई पुराणों में भी है। 6th सेंचुरी सी में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले थे, और इनमें पहला रिटन रिकॉर्ड मिलता है द्वारका का। पर अगर इन लिटरेरी सोर्सेज को छोड़ के हम आर्कियोलॉजिकली देखें तो द्वारका एक बेहद पुराना शहर है। इनफैक्ट अभी तक मैं जितने भी सप्तपुरी शहरों में गया हूँ, उनमें से सबसे पुराना शहर आर्कियोलॉजिकली देखा जाए तो द्वारका ही है। इसका इतिहास, डॉक्यूमेंटेड इतिहास, हमें कई हजार साल पहले लेके जाता है। इस कहानी को समझने के लिए मुझे एक बहुत ही स्पेशल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना होगा, जिनका नाम है डॉक्टर SR राव। 1979 और 1980 के बीच में कई एक्सकेवेशंस किए गए डॉक्टर SR राव के अंडर, और उन एक्सकेवेशंस में हमें कई नई चीजों का पता चला जिनके बारे में हमें पहले बिल्कुल नहीं पता था। इन एक्सकेवेशंस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। पहले होंगे लैंड एक्सकेवेशंस जो हम जमीन पे करते हैं, और उसके बाद होंगे अंडर वाटर एक्सकेवेशंस। तो लैंड एक्सकेवेशंस हमने यहाँ पे किए द्वारकाधीश मंदिर के पास जो मेरे पीछे ही है, और इन इन्वेस्टिगेशंस में 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिली हमें। पहली चीज ये थी कि यहाँ पे इस मंदिर के नीचे 3 और मंदिरों की नींव मिली। इनमें से एक मंदिर था 1st सेंचुरी CE का, दूसरा था 4th शताब्दी CE का, और तीसरा था 9th सेंचुरी CE का। और जब इन नींवों की लोकेशन को देखा गया तो पता चला कि धीरे धीरे ये मंदिर सी कोस्ट से पीछे शिफ्ट होता जा रहा था। इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा था, इसीलिए मंदिर को हम कोस्ट से थोड़ा दूर लेके जा रहे थे। और जब हम इस 1st सेंचुरी CE वाले मंदिर की नींव के और भी नीचे गए तो वहाँ हमें कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग अवशेष भी मिले। यहाँ मिले हमें लस्ट्रस रेडवेयर पॉटरी के रिमेन्स, जो करीब 1600 CE के आसपास के हैं। इसका मतलब यह है कि ईसा से 1600 साल पहले भी द्वारका एक सेटल्ड सिटी थी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था अगर हम उत्तर भारत और पश्चिम भारत के इतिहास के साथ इसे कंपेयर करें। इसे हम कहते हैं लेट हड़प्पन स्टेज, जहाँ पे हड़प्पन एरा का डिक्लाइन हो रहा था और वैदिक एरा की शुरुआत हो रही थी। उसी टाइम पे द्वारका भी एक शहर था जो यहाँ पे डेवलप्ड शहर था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर वाटर एक्सकेवेशंस कैसे करते हैं, तो वो भी एक काफी साइंटिफिक प्रोसेस है और सिमिलर है जो हम लैंड एक्सकेवेशंस में करते हैं। तो समुद्र में भी पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ रिमेन्स मिल सकते हैं, फिर उसको ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली लैंड की तरह, और फिर ग्रिड बाई ग्रिड
आप वहाँ पे एक्सकेवेशंस करते हैं, वहाँ पे मटेरियल एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मार्क करते हैं और उसके बाद उनको स्टडी करते हैं। कुछ को आप कार्बन डेट कर सकते हैं, पर जो बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का उस समय को, वो है पॉटरी या मटेरियल एविडेंस जो उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे और जिसको हम ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, जैसे लस्ट्रस रेडवेयर पॉटरी। अंडर वाटर एक्सकेवेशन से एक और रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया था NIO ने। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे समुद्र का स्तर ऊपर नीचे कैसे बढ़ रहा था पुराने ज़माने में। तो उनको पता चला कि करीब 1600 BCE के आसपास यहाँ पे समुद्र लेवल काफ़ी कम हो गया था। उसके पहले भी ज़्यादा था और उसके बाद भी ज़्यादा था। और ये एक क्लू और हमें मिलता है कि किस समय पे शायद यहाँ पे द्वारका नगरी को बसाया गया होगा। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन सुन ही रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो गया होगा कि कैसे लैंड एक्सकेवेशंस में भी 1600 BCE एक अप्रॉक्सीमेट पर एक अच्छा टाइमलाइन हमें मिलता है यहाँ का, और वो मेल खाता है NIO के रिसर्च वर्क के साथ भी। SRO को यहाँ पे कई एंकर्स भी मिले, जिससे प्रूव होता है कि द्वारका एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी पोर्ट सिटी भी थी। इनके डिजाइन की वजह से इन्हें कुछ लोग मेडिवल टाइम्स का मानते हैं और कुछ लोग इन्हें काफी एंशिएंट मानते हैं। जब तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स द्वारका को डेट करते हैं, अभी तक जो मटेरियल एविडेंस मिला है उसके हिसाब से हम इजीली कह सकते हैं कि ये 1600 BCE में बसा हुआ शहर था। अगर आप बनारस, मथुरा, उज्जैन वगैरह शहरों को देखते हैं तो उसका जो हमें ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है करीब 600 BCE का। तो द्वारका आप सोच सकते हैं कितना पुराना शहर है, सबसे पुराने शहरों से भी ज़्यादा पुराना शहर है, और इसका इतिहास कितने हज़ारों साल पहले जाता है। ऑफ कोर्स ये हमारी फाइंडिंग समय के साथ चेंज हो सकती हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा सीखते जाते हैं अपनी हिस्ट्री, अपने पास के बारे में, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे शहर, हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा पुरानी है। आप सब जानते हैं कि मैं चाय का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट गुजरात में ही मैंने अपना पहला चाय का कप ट्राई किया था और मैं आई कैन कॉल माई सेल्फ ए टी एडिक्ट नाउ। तो अभी द्वारका में आए तो चाय पीने का ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा कारण बनता है, और क्योंकि मैं फीकी चाय पीता हूँ सो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ कैसी चाय बनने वाली है। जनरली यहाँ पे चाय कैसे पीते हैं कि आप जैसे साउथ इंडिया में देखा होगा अगर आपने, वो कप से पहले सॉसर में डालते हैं, अब ठंडा करते हैं, वहीं से सुरुक सुरुक करके पीते हैं। सो दैट्स द राइट वे। आप चाय इसमें निकाल लें। चाय इतनी बेहतरीन थी दैट आई एम इन लव विद इट। मैं कल भी यहीं पे आने वाला हूँ। अगर आपको भी यहाँ पर आना है देन आई हैव अ स्मॉल रेफरेंस। उनका नाम शोमा भाई है। अगर आप गोमती घाट के पास आते हैं यहाँ पे तो आपको शायद शोमा भाई मिल जाएंगे और आप उनके यहाँ बेहतरीन चाय पी सकते हैं। द्वारका श्री कृष्ण जी की नगरी है, इसीलिए उन्हें द्वारकाधीश भी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण ने 101 साल के लिए महाराज की तरह शासन भी किया था। आप लोग शायद ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण तो मथुरा से थे, उनका जन्म मथुरा में हुआ, वो बड़े गोकुल और वृंदावन में हुए, फिर यहाँ द्वारका इतनी दूर गुजरात में कैसे बसी? उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि श्री कृष्ण ने अपने क्रूर मामा कंस का वध किया मथुरा में, जो उनका जन्म स्थल भी था। पर कंस के मरने के बाद भी मथुरा वासियों को शांति नहीं मिली। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पे कई बार अटैक्स किए। इसी कारण से श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी प्रजा को लेके दूर कहीं चले जाएंगे जहाँ पे लड़ाई ना हो, जहाँ पे हमेशा झगड़े ना हो। क्योंकि उन्होंने रण छोड़कर अपनी राजधानी दूसरी जगह बनाई, इसीलिए गुजरात में स्पेशली उन्हें रणछोड़ जी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जब यहाँ गुजरात के तट पे पहुंचे तो उन्होंने बसाई सोने की द्वारका। जो शहर श्री कृष्ण ने बसाया था वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है जमीन के ऊपर। उसकी कहानी पे हम थोड़ी सी देर में आते हैं। और मेरे पीछे जो मंदिर है, ये मंदिर भी श्री कृष्ण ने अपने लिए नहीं बनाया था, ये उनके पड़पोते ने उनकी याद में बनाया था। ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर जो है ये वो पुराना मंदिर नहीं है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले भी कितने सारे मंदिर यहाँ एग्जिस्ट कर चुके हैं। इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो द्वारका एक शापित शहर भी है। द्वारका को कई श्राप मिले जिसकी वजह से यहाँ जीवन काफी मुश्किल था, और जिन श्रापों की वजह से फाइनली इसका विनाश भी हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रुक्मणी जी और श्री कृष्ण की कहानी की, और उनसे रिलेटेड द्वारका मुनि के श्राप की। तो दुर्वासा मुनि क्रोध में 2 श्राप दे दिए। फर्स्ट नंबर का श्राप ये दिया कि आप जिस भूमि के राजा है वो बिना पानी और बिना अन्न की हो जाएगी। और दूसरा पनिशमेंट श्राप ये दिया कि पूरा द्वारका जी के अंदर में
राजभवन में भगवान द्वारकाधीश के साथ में रुक्मिणी माता का जगह नहीं है। दूसरा श्राप श्री कृष्ण और द्वारका को महाभारत युद्ध के बाद मिला, जब गांधारी अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद गहरे शोक में थी। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके परिवार वाले भी आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे और उनकी बेहद प्रिय द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। और ऐसा ही हुआ भी। उनके पुत्रों ने आपस में ही झगड़ा किया और उनके वंश को खत्म कर दिया और द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। आज जिस द्वारका में हम हैं, ये द्वारका रिलेटिवली आधुनिक द्वारका है। इसे कुछ समय बाद में बसाया गया और ये हजारों सालों से कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है। ये हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑलरेडी बता चुके हैं। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह ने द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ा। आज का मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया और उसके बाद कई बार रेनोवेट भी किया गया। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर ले चलता हूँ। जब आप द्वारका विजिट करते हैं तो शायद इंस्टिंक्टिवली सबसे पहले आप द्वारकाधीश मंदिर ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। पर यदि पुराणों को देखा जाए तो उसमें कुछ और बात कही जाती है। स्कंद पुराण के वर्णित है कि आप जब भी द्वारका आए तो पहले द्वारका में जो गोमती नदी है वहाँ पे स्नान कीजिए, गोमती नदी से आचमन कीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए कि हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। और उसके बाद 56 सीढ़ियाँ चढ़ के स्वर्ग मार्ग से मंदिर के अंदर जाना है। इन 56 सीढ़ियों की भी बहुत विशेषता है। माना जाता है हर इंसान की 56 ईगोज होते हैं और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं एक एक करके आपकी ईगो पीछे छूटती जाती है और जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब आपके पास कोई ईगो नहीं होती है। आप साफ मन से मंदिर में अंदर जाते हैं। उसके बाद आप द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लीजिए। आसपास और भी कई मंदिर हैं उनके परिवारजनों के, वहाँ भी दर्शन कर लीजिए और मोक्ष प्राप्त करते हुए मोक्ष द्वार से बाहर निकलना है। आर्किटेक्चरली ये 5 स्टोरी मंदिर नगरा स्टाइल में है और चूने के पत्थर मतलब लाइमस्टोन से बनाया गया है। इसमें गुजरात के सोलंकी वंश के डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल हैं। सबसे ऊपर जो मंदिर में आपको 10 मुख दिखाई दे रहे होंगे सिंदूर के बने हुए, तो वो 10 देवियां हैं जो ये द्वारका की 10 दिशाओं में रक्षण करती है। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश मंदिर की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन है पगड़ी बदलने की, या जो मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है उस ध्वज को बदलने की। यहाँ पे जब आप पगड़ी बदलवाते हैं, ध्वज बदलवाते हैं, तो ये एक स्पेशल तरीका है भगवान को धन्यवाद करने का, उन्हें सत्कार करने का, उन्हें अपना प्रेम दिखाने का। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पहले आप बुकिंग करेंगे और फिर उस डेट में आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी मिलेगा जिस टाइम पे आपको ये ध्वज चढ़ाने का मौका मिलेगा। आप ध्वज को लेके आएंगे, यहाँ पर आप उसकी पूजा करवाएंगे। पूजा जो यहाँ पे गुगली ब्राह्मण होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, तो वो पूजा करते हैं ध्वज की। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेरेमनी होती है, मैंने भी एक बार अटेंड की है। और उसके बाद ध्वज को यहाँ पर प्रोसेशन के साथ मंदिर तक लाया जाएगा। साथ में गरबा होगा, गाने होंगे और मतलब बहुत खुशी खुशी लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। हम आए अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, आपने अहमदाबाद में 10 साल से बुकिंग करके रखा था? आज ये अभी ड्रॉ हुआ तो हम अभी 10 साल तक बुक किया हुआ है, हर साल एक बार। मंदिर में आने के बाद फिर से ध्वज की पूजा होती है। इसे द्वारकाधीश जी के चरणों पर रखा जाता है और उसके बाद इसे ऊपर लेके जाया जाता है। अगेन गुगली ब्राह्मण परिवार से ही एक डेजिग्नेटेड मेंबर है जो ऊपर लेके जाते हैं और दिन में 6 बार ध्वज को निकालते हैं और नया ध्वज लगाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था जब तक मैं द्वारका नहीं आया, और अब मुझे बहुत ही मजा आता है। मैं बार बार शूट करता हूँ यहाँ पे जब भी ध्वज को चेंज किया जाता है। हम अपनी अगली कहानी के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं और मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा द्विवेदी जी से, और वो मेरे सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अद्वैत वेदांत के भगवान शंकराचार्य प्रवर्तक थे। उनका यह मानना था कि पूरे विश्व में यदि हमको एकत्व की स्थापना करनी है, समत्व की स्थापना करनी है, शांति की स्थापना करनी है, तो हमें एक दूसरे को अलग अलग न समझकर अद्वैत समझना चाहिए। जो आत्मा, जीवात्मा किसी व्यक्ति में है, वही जीवात्मा दूसरे के शरीर में भी है और वह प्रभु का अंश है। तो एक ही प्रभु के अंश रूप जो जीवात्मा है प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान होने के कारण
हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम दूसरे से अलग नहीं हैं, हम आपस में एक हैं। द्वारका शारदा पीठ 4 धामों में से एक है और इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, एक ज्ञान और आध्यात्म के प्रमुख केंद्र के रूप में। मंदिर के बाहर ही मेरी मुलाकात हुई हेमल जी से और वो मुझे ले गए प्रभु प्रसाद के लिए। द्वारका गुगली ब्राह्मण 505 समस्त एवं पुजारी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यात्रिक भोजन प्रसादालय में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, यहाँ से सामने से टोकन लेते हैं और ऊपर में डाइनिंग हॉल है। पंडित जी की रिकमेंडेशन पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं। इसका नाम है विपुल गाठिया वाला। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है और यहाँ पे एक बहुत ही टिपिकल गुजराती नाश्ता खाया जा रहा है। ये पूरा फुल मेन्यू है साहब। हाथ का बना हुआ वनेला गाठिया बोलते हैं। इसके साथ कच्चे पपीते का सलाद है, इसको गुजराती में संभारा बोलते हैं। तली हुई मिर्च, जलेबी और बेसन का कड़ी जो हमारे यहाँ द्वारका में स्पेशल। हमारे 400 साल पहले हमारे परदादा जी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, उसी से ये कड़ी का इन्वेंशन हुआ है। ये पूरे गाठिया का फुल मेन्यू है। द्वारका केवल द्वारकाधीश मंदिर के लिए ही नहीं और भी कई मंदिरों के लिए प्रख्यात है। शाम के करीब 5:30 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं रुक्मणी माता जी के मंदिर पे। मुझे एक पंडित जी ने यहाँ पे बताया था कि यदि आप द्वारका आते हैं तो 3 मंदिरों में जाना आवश्यक है। इनमें से पहला मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर जो द्वारका में है, दूसरा मंदिर है द्वारकाधीश जी का मंदिर जो बेट द्वारका में है और तीसरा है रुक्मणी माता का मंदिर जो द्वारका में ही है। सबसे पहले जो लव लेटर अगर कोई लिखा है तो रुक्मणी माता ने लिखा है और सभी लोग जानते हैं कि द्वारकाधीश और रुक्मणी माता तो प्रेम शादी किए हैं। उनके घर से सीधा उठा के भगवान द्वारका जी लाए हैं उन्हें। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के साथ नहीं है क्योंकि रुक्मणी जी को एक श्राप मिला था, सो ये मंदिर करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। पर ये भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। ये टिपिकल नगरा स्टाइल में बना है, मैं देख सकता हूँ पीछे। इसकी लोकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा लगता है कि जब बरसात का समय होगा यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाएगा और चारों तरफ लेक हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पास के एक मंदिर से बहुत तेज़ी से आरती की आवाज़ आ रही है, मतलब चैंटिंग की आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। करीब 57 ईयर्स से अभी ये 20,733 डेज से अखंड श्री राम जय राम का रामधुन चालू है। और ये मंदिर का खासियत ये है कि अंदर में डोनेशन नहीं लिया जाता है, उसमें कोई दान पेटी वगैरह कुछ रखा नहीं है। केवल विश्व कल्याण के लिए श्री राम जय राम का 20,733 डेज से अखंड कीर्तन चालू है। द्वारका बेशक श्री कृष्ण की नगरी है, पर यहाँ कुछ प्रख्यात शिव मंदिर भी हैं। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे ही एक मंदिर ले चलता हूँ। शंकर भगवान का मंदिर है ये, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नाम है मंदिर का, जो द्वारकाधीश के इष्ट देव है। ये द्वारकाधीश जैसे ही पुराना मंदिर है ये। हम यहाँ पे सब सेवा करते हैं, हम पुजारी है यहाँ के। ये सारी समाधि है। यहाँ के जो लोग पुजारी है ना, वो जो स्वर्गवासी हो जाते हैं ना, तभी इसकी ये समाधि लगती है। हमें यहाँ पे जलाते नहीं है, हम दफनाते हैं ऐसे। तो आपके भी जाने के बाद आपको यहाँ पे दफनाएंगे? हाँ, अगर स्पेस होगी तो। संगम नारायण मंदिर में मुझे मिले हरनाथ जी।
और उन्होंने मुझे इनवाइट किया भागवत सप्ताह में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हरिनाथ जी ने मुझे अपने साथ इनवाइट किया है गुरु जी के प्रवचन सुनने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। पहले पेट पूजा, उसके बाद फिर ज्ञान लेंगे हम गुरु जी से। हमारा गुरु जी का भागवत सप्ताह हो रहा है। ये लक्ष्मी नारायण होमम हर एक दिन 5 दिन सुबह 6 बजे से 8:30-9 बजे तक हो जाएगा। पर भागवत सप्ताहम आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा पर्व है जिसमें 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाता है। द्वारका में इसका आयोजन श्री प्रवणा पीठा के द्वारा किया गया और इसे अटेंड करने दुनिया भर से तेलुगु समाज के लोग यहाँ आए। अभी हमारे साथ है जगदीश गिरी गोस्वामी जी, जो एडवोकेट है द्वारका में, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि घर पे मुझे चाय पिलाएंगे कल। मंदिर में मिले हैं ब्रह्मकुंड के पास, जहाँ सबकी मुक्ति होती है। तो सिद्धार्थ जी की जो इच्छा थी, इच्छाओं की मुक्ति के लिए भगवान ने मुझे वहाँ बुला लिया। हम गुजराती हैं, कोई उड़िया है, लेकिन सब जुड़े हुए एक ही ताकत दौर से। इनका जितना प्रचार प्रसार करेंगे सिद्धार्थ भाई जी, उतना ही उसको पुण्य फल मिलेगा, ऐसा भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। इसके बाद मैं गया शमल शाह सेठ मंदिर शाम की आरती के लिए। आज दिन में शूट में इतना बिजी टाइम था कि लंच करने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी फाइनली मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, दिन का पहला मील। जितने भी लोगों को मैंने पूछा है, सबने मुझे एक ही जगह को रिकमेंड किया है, और ये जगह है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। यहाँ पे भोजन सुना है बहुत अच्छा होता है, गुजराती खाना होता है। नीचे काफी भीड़ है, तो आपको थोड़ा नंबर लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऊपर आने का मौका मिलेगा। The sev tomato sabji is exactly how we made in our home. Very amazing, sober, and everything is made in a pure groundnut oil. And the wheat quality, the chapati quality is also very good. And you will get the best taste in entire Dwarka. जब मैं भोजन कर बाहर निकला तो यहाँ का गणेश विसर्जन प्रोसेशन चल रहा था। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि द्वारका में गणेश विसर्जन इतना बड़ा समारोह होगा। अगली सुबह भी मैंने द्वारका के मंदिरों को ही एक्सप्लोर किया। सबसे पहले मैं गया यहाँ के स्वामी नारायण मंदिर। तो द्वारका में हर सुबह मेरी सिंफुल सुबह हो रही है, मतलब मैं बहुत ही गड़बड़ शड़बड़ नाश्ता कर रहा हूँ। तो आज का नाश्ता इज खमण, पर उसके साथ आई एम ईटिंग अनदर प्लेट ऑफ जलेबी। ये डेली स्केड्यूल बन गया मेरा यहाँ पे कि या तो सुबह मैं गाठिया जलेबी खाता हूँ या खमण जलेबी खाता हूँ। थोड़ा अर्ली है ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा अर्ली है मीठा खाने के लिए भी, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर हियर इन द्वारका। तो जैसा देश वैसा भेष। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ तुलादान मंदिर। यहाँ की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉर के समय यहाँ के मुख्य भगवान की मूर्ति को गेहूं की बोरी में छुपाकर पाकिस्तान से लाया गया था और यहाँ स्थापित किया गया। वाह, ये इतना खूबसूरत मंदिर है, स्टनिंगली ब्यूटीफुल। मुझे पता भी नहीं था इस मंदिर के बारे में। सच अ ब्यूटीफुल डिस्कवरी। ये मैंने चीज़ देखी है कि जब आप किसी भी छोटी जगह में घूमते हैं, पैदल चलते हैं, देयर इज अ लॉट दैट यू फाइंड देन। यहाँ की हर गली में कई ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत मंदिर हैं। द्वारका में आपका समय जरूर खत्म हो जाएगा, पर यहाँ के मंदिर नहीं। आज मेरे मित्र सौरभ के पिताजी का श्राद्ध भी था और उन्हें श्रद्धांजलि देने मैं भी गया।
श्री कृष्ण की नगरी हो और वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर ना हो, ये तो संभव नहीं है। और द्वारकाधीश में भी इस्कॉन का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो मेरे पीछे ही है। ये छोटा सा साइज में मंदिर है पर बहुत ही खूबसूरत सैंडस्टोन में बनाया हुआ मंदिर है। इस मंदिर का नाम है रुक्मणी देवी श्री द्वारकाधीश मंदिर। तो अभी शाम होने वाली है और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पॉट पे आ गया हूँ। मैं अभी हूँ द्वारका लाइट हाउस में, जिसका निर्माण हुआ था सन 1962 से 65 के बीच में। इसकी ऊंचाई करीब 150 फुट है। तो ये द्वारका में देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स है। पूरे दिन इतनी गर्मी होने के बाद जब इतना अच्छा मौसम मिलता है ना, फील्स रियली नाइस। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ थोड़ा ऊपर आने के लिए चलना पड़ेगा, तो आपको नीचे ही अपनी चप्पल उतारनी पड़ती है, टिकट लेना पड़ता है जिसकी कॉस्ट है 20 रुपये, और फिर आपको 150 फुट ऊपर पैरों से चल के आना पड़ेगा। तो अगर आप चल नहीं पाएंगे तो ऑफ कोर्स आप यहाँ नहीं आ सकते, पर अगर आप चल सकते हैं थोड़ा बहुत, डेफिनेटली यहाँ आना ही बनना है। नेक्स्ट हम लोग एक और मंदिर में जा रहे हैं जो समुद्र के तट पे ही है, और ये मंदिर है बटकेश्वर महादेव जी का। ये मंदिर थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है। ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो हाई टाइड आने पे जहाँ जाने का रास्ता थोड़ा पानी में कवर हो जाता है, तो आप पानी में चल के जाना पड़ता है, या कभी कभी आप जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनएक्सेसिबल हो जाएगा। अभी ऑफ कोर्स टाइड लो है तो हम आराम से जमीन पे चल के जाएंगे दर्शन करने के लिए। मेरा नाम दुष्यंत वाइड़ा है। द्वारका की प्रसिद्ध खिचड़ी का मेरा एक शो है यहाँ, और ये 300 साल पुरानी रेसिपी है। केवल यहाँ के गुगली ब्राह्मण मंदिर में सेवा पूजा करने वाले पंडित लोग हैं, उनके सिवा और किसी को नहीं आता है। ईच एंड एवरी सिटी, टाउन्स, गांव की कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज है। वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द द्वारका, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दैट आई कैन से फॉर द मोमेंट। तो हमारा स्पेशल आज का बहुत ही स्पेशल लोकल खाना आ गया है। तो हमारे पास खिचड़ी है, साथ में ओसान है, उसके बाद कचुम्बर है। कचुम्बर यहाँ का सैलेड होता है गुजराती, जो ऑफ कोर्स काफ़ी सेहत के लिए अच्छा है। पापड़ है और छाछ है। और क्योंकि ये राइस वाली डिश है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा हाथ से खाएं, क्योंकि तभी अच्छा स्वाद भी आता है। हमारी नेक्स्ट कहानी द्वारका की गोमती नदी की है। नदियों को भारत में हमेशा देवी या माता जैसा प्रेम मिलता है, और गोमती नदी के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं नदी में स्नान करने, और उसके बाद द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं। मैं अभी गोमती जी के घाट पे हूँ, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ गोमती जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। गोमती जी वशिष्ठ मुनि की पुत्री थी। जब उनकी शादी की उम्र हो गई तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि चलो बेटा आपका विवाह करते हैं, पर गोमती जी ने एकदम साफ इनकार कर दिया। इस बात से बहुत चिंतित हो वशिष्ठ जी गए द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश मतलब श्री कृष्ण ने कहा कि आप उन्हें मेरी नगरी द्वारका में ले आइए, और फिर मैं उससे बात करूंगा और उसको समझा दूंगा। जब वशिष्ठ जी अपनी पुत्री से बात करने गए तो उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि आप हमेशा आगे चलेंगे और मैं पीछे चलूंगी, और दूसरी शर्त आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं नदी का रूप लेके वहां से बह जाऊंगी। और उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आपको हमेशा पाँव में पायल पहननी होगी। साथ साथ वशिष्ठ जी और गोमती निकल पड़े द्वारका की ओर, और जब वो द्वारका पहुंचने ही वाले थे गोमती जी के पाँव से पायल निकल गई। पिताजी को सडनली लगा कि क्या पता मेरी बेटी कहीं भाग गई हो या उसे कोई चोट लग गई हो, तो पीछे मुड़ गए। और जैसे ही वो पीछे मुड़े गोमती जी ने नदी का रूप लिया और वहां से बह गई। पर फिर द्वारकाधीश के वादे का क्या हुआ?
वेल, वो तो भगवान थे, तो उन्होंने अपना वादा फिर भी पूरा किया। उन्होंने गोमती जी का विवाह कराया संगम नारायण के साथ, समुद्र जी के साथ। और जहाँ पे गोमती जी और समुद्र का संगम होता है, वहीं पे एक संगम नारायण मंदिर भी है। पर क्या द्वारका की नदी असलियत में एक नदी है? वेल, गोमती एक टाइडल रिवर है जिसका स्तर टाइड्स मतलब ज्वार भाटा के साथ बढ़ता और घटता है। यहाँ लोग द्वारकाधीश मंदिर जाने से पहले स्नान करते हैं, गोमती माता की पूजा करते हैं और हाँ, बोट राइड भी करते हैं। अगर आप द्वारका में नॉन मॉनसून मंथ्स में आते हैं तो यहाँ पे आप गोमती जी में बोट राइड भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरे ख्याल से। मैंने अभी तक किया नहीं है, सो आई एम गोना ट्राई इट नाउ। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज बंद हो चुका है अभी, सो आप पैदल नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है नदी की दूसरी तरफ जाने का, और वो है बोट से जाने का। सो होपफुली ये वर्थ इट होगा, क्योंकि नेक्स्ट मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। आफ्टरनून में मेरी मित्र वृंदा ने मुझे द्वारका के बेहतरीन स्ट्रीट फूड से भी परिचित करवाया। द्वारका में एक और हाईली रिकमेंडेड खाने की जगह है श्री वांगपोल कृपा जी के समोसे। क्रंची और क्रिस्पी रहेगा, आप तोड़ोगे तो सिर्फ मसाला हाथ में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, उसको बनाने के लिए अंदर क्या डालते हैं आप? कुछ स्पेशल करते हैं? नहीं, स्पेशल में और कुछ नहीं है, अंदर तो आलू मटर प्याज वही फ्लेवर रहेगा। बहुत बढ़िया। ये गोविंद भाई मेरा दोस्त है, उसने 50 समोसा बनाया पहली बार, बाद में ये बहुत फेमस हो गया है। ज्यादातर आपने कई जगहों पे समोसे देखे होंगे जो मैदे के लोट से आटे से बनते हैं, लेकिन ये जो समोसा आप देख रहे हो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रहता है, क्योंकि ये समोसा बेसिकली पहले रोटी बनाया जाता है। रोटी बनाने के बाद उस रोटी में जो समोसा के फिलिंग्स है वो भर के फिर ये समोसा तैयार होता है। तो इनको रोटी के समोसे और वाकोल के समोसे जो द्वारका में फेमस है। सो यहाँ पे खाने का अंत नहीं हो रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट आए हैं यहाँ पे चटनी पूरी खाने के लिए, जो मैंने कभी आई थिंक खाई नहीं है। रघुनाथ जी की चटनी पूरी है, और ये भी स्पेशल चीज़ है द्वारका की। अच्छा राम, बहुत बार आते हैं इधर। अब तक 10 बार आ गई हूँ। सो नेक्स्ट इज लस्सी टाइम, और उसके लिए हम आए हैं शिव लस्सी में। तो यहाँ पे दाबेली खा रहे हैं, पर दाबेली काफ़ी अलग सी है। इसमें साथ में चटनी मिली है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। सो आई गेस डिप करके खाना होगा, समथिंग न्यू। इट्स वेरी नाइस। चटनी भी मीठी मीठी है। तो द्वारका के पास ही है एक दूसरी द्वारिका, जिसे बेट द्वारिका कहते हैं। पर ये बेट द्वारिका आखिर है क्या? ये भगवान द्वारकाधीश जी का ये राजभवन बताया गया है, जो मूल द्वारका गोमती द्वारका जिनका नाम है, और जो बेट द्वारिका है वो भगवान का रेसिडेंट यानी घर बताया गया है। अगर द्वारका श्री कृष्ण जी का ऑफिस था, तो बेट द्वारका उनका घर। आज की द्वारका और बेट द्वारका दोनों ही रीसेटल्ड हैं, क्योंकि दोनों ही पुराने शहर आज पानी में समा चुके हैं। सो आज के दिन की शुरुआत हम एक बहुत ही टिपिकल गुजराती नाश्ते के साथ कर रहे हैं, जो मेरा पसंदीदा भी है। इसे कहते हैं फाफड़ा जलेबी। बेसन का फाफड़ा होता है और जलेबी तो ऑफ कोर्स जलेबी होती है, पर गुजराती जलेबी थोड़ा टेस्ट में अलग होती है। इसमें हल्की सी खटास होती है। नाश्ते का बेस्ट पार्ट होता है जलेबी, और मैंने 100 ग्राम ऑर्डर कर दिया है, और मेरे आसपास सब लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, कम ऑर्डर करनी चाहिए थी, बट मैं ख़त्म कर दूँगा। गाठिया जलेबी खाने का सबसे अच्छा तरीका संभारा, कड्डी और मिर्ची के साथ। द्वारका से बेट द्वारिका करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। वहां के रास्ते में नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग भी है, और नेक्स्ट मैं आपको वहां दर्शन के लिए ले चलता हूँ। अभी मैं नागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गर्भगृह के जस्ट बगल में ही हूँ। मैं इतने सारे ज्योतिर्लिंगों में जा चुका हूँ, पर पहली बार इतना रिलैक्स्ड है ये मंदिर। ऑलमोस्ट फील्स लाइक होम। लोग आराम से यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल।
चलिए फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे बेट द्वारका में और अपने होटल में चेक इन भी कर लिया है। जनरली लोग यहाँ पे रुकते नहीं है रात को। जनरली लोग द्वारका से आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं, जो भी घूमना होता है वो घूम के वापस द्वारका चले जाते हैं। अभी करीब 2 बजे हैं तो मैं बाहर जाके थोड़ा कुछ भोजन वोजन कर लेता हूँ। तो बेट द्वारका में आते ही सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है, जो मेरे लिए करनी होती है, वो है यहाँ पे अच्छी चाय पीना। तो मैं अपनी चाय का ऑर्डर देके आया हूँ क्योंकि मैं फीकी चाय पीता हूँ, इसलिए वो 5 मिनट लगाएंगे। तो अभी हम आ गए हनुमान दांडी मंदिर में। ये बेट द्वारिका का सेकंड जो सबसे पॉपुलर मंदिर है वो है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे हनुमान जी और उनके पुत्र का विश्व में केवल एक ही मंदिर है और यहीं पे लोकेटेड है कि यहाँ पे आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो हमेशा पूरी हो जाती हैं। आप कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सुपारी चढ़ानी होती है। सुपारी चढ़ाने के बाद जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आपको दोबारा आना पड़ेगा और दोबारा से एक सुपारी चढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा भी आज यही प्लान है कि मैं यहाँ पे एक बड़ी सी मनोकामना करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सनसेट प्लान्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, बहुत खूबसूरत बोट्स दिख रहे थे मुझे आते वक्त मंदिर, तो हम लौटते वक्त यहाँ पे रुक गए हैं जस्ट टू हैव अ लुक। तो अभी आपको भी दिखाते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा बेट द्वारका का। तो दूर से यहाँ पे एक गुरुद्वारा दिख रहा था। हम यहाँ पर आ गए अपनी गाड़ी में बैठ के। अभी यहाँ पे अंदर कैसे जाना है पता नहीं क्योंकि ये गेट तो लॉक्ड है, बट वी गोना ट्राई एंड गो इनसाइड और थोड़ा मत्था टेक के आते हैं यहाँ पे भी। ये वो जगह है जो हमारे सिख धर्म में जो 5 प्यारे हुए हैं उनमें से एक भाई मोहकम सिंह जी यहाँ के थे, उनका ये जन्म स्थान है। हमें इनवाइट किया गया है यहाँ पे लंगर में डिनर करने के लिए, तो ऑफ कोर्स मैं ना नहीं बोल सकता। ये तो मेरा ही सौभाग्य है कि थिंग्स गॉट सो लकी एंड आई एम हियर। तो अभी कुछ भोजन करते हैं। आज रात का खाना यहीं गुरुद्वारे में होगा और उसके बाद ये मुझे ड्रॉप कर देंगे होटल में मुझे वापस। सो आई फील सो प्रिविलेज्ड राइट नाउ, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब हम भेट द्वारिका आ ही चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे श्री द्वारकाधीश मंदिर ले चलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मंदिर के अंदर कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा। हम मंदिर के पास जाते हैं और वहाँ थोड़ी बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह की सिग्निफिकेंस क्या है और इसका नाम भी बेट द्वारिका कैसे पड़ता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा मतिस्तैव सप्तैत मोक्ष द्वारका। भगवान का मोक्ष यहाँ हुआ। ये द्वारकापुरी भगवान जी का, कृष्ण जी का घर है, रानीवास। हिंदी भाषी लोग बोलते हैं सुदामा जी भगवान को मिलना है, चावल का भेंट किया, इसके लिए भेंट द्वारका है। तो यदि आप यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं तो बहुत सिंपल टिप है आपके लिए। आप सुबह जल्दी आ सकते हैं तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके लिए अगर आप यहाँ पे ही रुके हुए हैं बेट द्वारका में तो आप आराम से होटल से चल के आ सकते हैं। अगर आप द्वारका शहर से आ रहे हैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। 7:30 बजे यहाँ पहली आरती होती है और उस समय थोड़ी सी लाइन होती है, थोड़े से लोग होते हैं, बट दैट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट। अगर आपको भी मेरी तरह भीड़ पसंद नहीं है या आप अवॉइड करना चाहते हैं, और आपको काफ़ी समय मिलेगा भगवान के सामने भी प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा उनके साथ एकांत में समय व्यतीत करने के लिए। मंदिर के पास ही सोने की द्वारिका पवन धाम भी है और यदि आपके पास समय है तो आप भी यहाँ जरूर जा सकते हैं। एक साल पहले अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पीछे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, ये बनाया गया है। इसका नाम है सुदर्शन सेतु और ये अब ओखा को बेट द्वारका से रोड के रास्ते से कनेक्ट करता है। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था बोट में ही गया था और काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि आपको बोट में जाना पड़ता है किसी धार्मिक स्थल में जाने के लिए, जो बहुत जगह होता नहीं है।
बेट द्वारका से द्वारका वापस आते ही मुझे जगदीश गिरी जी का न्योता आया लंच के लिए। अगर आपको याद हो तो जगदीश गिरी जी से मैं द्वारका में कुछ ही दिन पहले मिला था। खाना भी साथ में खिलाऊंगा। उन्होंने मुझे मंदिर के पास से पिक किया और हम पहुंच गए उनके घर। अभी तो हमने दाल चावल बना लिए है, इसमें सब्जी है, इसमें दाल है, वो चावल है, इसमें पानी में रखा है सेव बनाने के लिए। हाँ। मीठे सेव बनाएंगे। तुम्हारा बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सिंपल घर का खाना है बट इट्स सो टेस्टी। मेरा फेवरेट है अभी आलू की सब्जी और साथ में सेवैयाँ भी है जो थोड़ी सी होने वाली थी पर बहुत सारी है। सो मज़ा आने वाला है आज खाने में। इट्स द बेस्ट फूड। द्वारका समुद्र के किनारे बसा है और यहाँ का बीच भी बेहद खूबसूरत है। मैंने द्वारका में अपनी आखिरी शाम सागर की लहरों के पास बिताई। शायद इसी समुद्र में हमें किसी दिन पुरानी सुनहरी द्वारका भी मिलेगी, शायद इसी दिन। मुझे उम्मीद है आपको द्वारका की ये कहानी और ये पूरी सप्तपुरी सीरीज ज़रूर पसंद आई होगी। सप्तपुरी सीरीज इस वीडियो के साथ समाप्त ज़रूर होती है पर ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। बस इसी तरह आप मेरे साथ हम सफ़र बने रहिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।